नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। आम इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है और उनके साथ MQM, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर छोटी पार्टियां भी शामिल होंगी इस हुकूमत में। ऐलान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ है। नाज़रीन, इस फैसले के नतीजे में ये वाज़ेह हो गया है कि मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ बरकरार रहेंगी, इनका तसलसल कायम रहेगा और उसके साथ साथ SICFC का जो इदारा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये फाल किरदार अदा करती रहेगी। इस ऐलान का एक और भी बहुत ही खुशाइंद उम्मीद पैदा हो गई है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो कि 2018 से 2022 के दौरान ML1 जैसे बड़े बड़े मंसूबे दोबारा उनके शुरू होने और चीन से उनके लिए सरमायाकारी आने का की बहुत ही कवी उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत से भी अरबों डॉलर के मुआहदे किए थे सरमायाकारी के। इस नई हुकूमत के क़याम के बाद ये भी कवी उम्मीद है कि उन मुआहदों पर अमल दरामद उसी तनदही से ही शुरू होगा जिस तनदही से मौजूदा निगरान हुकूमत ने ये सरमायाकारी के मुआहदे किए थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सीनियर साफ़ी और तजियाकार सैयद इफ्तिखार शिराजी। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ हैं FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्ज़ा अब्दुर रहमान, आपको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हमारे साथ हैं अजमल बलोच जो कि आल पाकिस्तान अजमन ताजरान के सदर हैं। बलोच साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं आदिल नवाज भट्टी जो कि माहिर मईशत हैं और उनका ताल्लुक रियल स्टेट से भी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये जो नई हुकूमत का ऐलान किया गया है, मुआशी बहाली के लिए इसको क्या इक़दाम करने होंगे। जी, हम चलते हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, आप बताएं कि इस नई हुकूमत को क्या इक़दाम लेने होंगे कि मईशत एक बार फिर बहाल हो और तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। देखिए, मेरा ख़्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत को होगा वो माशी चैलेंज ही है। और आपको पता ही है कि पहले भी हम एक IMF प्रोग्राम के नीचे काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कुछ कंडीशंस आई थी जिनको निगरान हुकूमत ने भी बहरहाल कामयाबी के साथ पूरा किया। और आपने देखा होगा कि जो स्टेटमेंट आई IMF की जानिब से बड़ी उम्मीद अफजा है और कहा यह जा रहा है कि वो अब मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के साथ एक नए प्रोग्राम में जाया जाए। और मेरा ख़्याल में ये भी एक अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके नतीजे में मेरा ख़्याल में जो एक सबसे बड़ा अंसर होता है वो होता है जो अनसर्टेनिटी, गोया कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है जी, वो ख़त्म होती है और मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो अब अगर इंडिकेशन वहाँ से भी आ गई है कि वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को इंगेज कर रहा है IMF, तो मेरा ख़्याल में एक अच्छा पॉजिटिव मुस्बत एक स्टेटमेंट है। साथ में मेरे ख़्याल में अब मुल्क के अंदर जो हुकूमत को करने वाले काम है वो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम। हमने देखा है कि 2022 के बाद से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने भी बड़ा मुतासर किया पाकिस्तान की इकानमी को। तो मैं समझता हूँ कि अब बार बार जो बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जिनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अब एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ सबको इंगेज किया जाए। क्योंकि इस वक्त राना साहब हालात जो तकाजा कर रहे हैं वो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल बखसूस वो मिल के जब काम करेंगे तो तब जाके इस मुल्क की मैशत बेहतर हो पाएगी। और अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहता है तो फिर जितने प्रोग्राम्स भी ले लें इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं आ पाएगी। नई हुकूमत का ऐलान हो गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी PMLN MQM और दीगर छोटी जमातें मिलकर नई हुकूमत बनाएंगी। तो आप क्या समझते हैं, आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, नई हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और उनको क्या इक़दाम करने चाहिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंट बहाल करने के लिए? सर, पहली बात तो ये है कि देखिए इस मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो बड़ा फोरम होता है ताजरों का होता है। ताजर जो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं
हुकूमतें जो भी आती हैं, जो ताजरों को साथ लेके चलती है वो तो कामयाब होती है। जो ताजरों से हट के खुद सारे फैसले करती है वो कभी कामयाब नहीं होती। अब आप देखें आपके मुल्क में गुज़श्ता 1.5 साल में किस किस्म के हालात पैदा हुए कि हालांकि आर्मी चीफ साहब ने एक अच्छा कदम उठाया था कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी इस्लाहत भी की जाए, मादनियात मिनरल की भी तरफ जाया जाए। आपके मुल्क में बहुत सी ऐसी मादनियात है जो बंद पड़ी आज तक नहीं खुल सकी और उनसे बहुत ज़्यादा इकानमी बेहतर हो सकती है। लेकिन वो बहुत अच्छी उनकी बात, लेकिन उसके बाद अमल दरामद की तरफ जाएं तो देखा जाए वो हुकूमतें किया करती हैं, लेकिन उसमें अमल दरामद कोई नहीं हुआ। IMF के साथ हमने जो मुज़ाकरात किए उस मुज़ाकरात में 2 बातें उन्होंने रखी, या उन्होंने कहा कि आप टैक्सेस का निज़ाम बेहतर कर लें अपने मुल्क में, तो या बैंकों के साथ जो आप मार्का बढ़ा दें। हमारे मुल्क में ये बदनसीबी है कि हमारा टैक्सेस का नाम बेहतर नहीं करते। देखिए हमारे मुल्क की 25 करोड़ की आबादी है और 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मांगने वाले हैं, फ़कीर है, जिसमें 50% सिंध में है, 16% लाहौर में है, 6% इस्लामाबाद में है। जिस मुल्क में ये हालात हों, पढ़ा लिखा नौजवान तबका आपका देखे 2 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त जो है 18 साल से ऊपर चले गए हैं। माशाल्लाह यूनिवर्सिटियों के आपके मुल्क में जाल बिछे हुए हैं, एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छा से निज़ाम जा रहा है, लेकिन इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें तो तब पता लगेगा। अब आप देखें कि इन्होंने जो बैंकिंग का किया, इन्होंने हम टैक्स नहीं बढ़ा सके। देखिए मैं ये नहीं कहता ताजर सारे सही हैं, आपका निज़ाम गलत है। जब आपका ताजर जब निज़ाम सही होगा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस सही होगा, कभी नहीं होगा। अब देखिए आपने वो एक सॉफ्टवेयर दिया, रेस्टोरेंट को दिया, फूड वालों को दिया, उसका क्या रिजल्ट निकला कि वहाँ पे भी इन्हीं के महकमे ने जाके इंक्वायरियाँ की और वहाँ पे अपने बंदे बिठा के पैसे लेने शुरू कर दे। वो निज़ाम भी फेल हो गया। सेल टैक्स जो मिलता था वो आप जाके देख लें, होटलों रेस्टोरेंटों पे बड़े बड़े पे 2-2 मशीनों रखी हुई है, एक पे सेल टैक्स काटे, एक पे नहीं है, क्योंकि वहाँ भी FBR ने सही काम नहीं किया। अब देखें जहाँ तक सूद का निज़ाम है, शरह सूद आपने बढ़ा दी। आपके मुकाबले में जितने नेबर कंट्रीज हैं आप देख लें उनका शरह सूद कितना है, सिंगल डिजिट में है। और आपने ये तो मिर्जा साहब मजबूरी है, जब तक IMF प्रोग्राम में है पाकिस्तान। नहीं IMF का अभी भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि मजीद शरह सूद बढ़ाने के वाले से मुतालबा आ सकता है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिल सके? सर गुजारिश ये है कि देखिए कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि IMF ने 2 ऑप्शन दिए थे। आपको कहा था या टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, लोगों से टैक्स वसूल करे, बढ़ाना दे, वसूली सही कर लें, और सेकंड कहा था ये शरह सूद बढ़ा दे। सर वो नहीं हम कर सकते, शरह सूद बढ़ गया। सर मेरी इंडस्ट्री है, मैं फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल का काम करता हूँ। आप सर खुद बताएं कि मेरा रॉ मटेरियल मैं कैसे बाहर से मांग सकता हूँ, जहाँ मेरे नेबर में जो हमसाए बैठे हैं उनके सिंगल मैं देखिए हम बैंकों के साथ काम करते हैं, बैंकों से हम 22% वो है और बाकी मिला के 30-32% बनता है। सर जो यहाँ पे आपके लोग थे ना जिनके पास पैसा था, अशराफिया या सफ़ेद फौज, थोड़ा पैसा उन्होंने सारा बैंक पे रख दिया। बैंक 1 करोड़ के साथ 1.5 लाख रुपया देता है। एक बंदे के पास 4-5 करोड़ रुपया, 6-7 लाख मांग, उसे क्या जरूरत है? गरीब आदमी को देखें, आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम, जितना सारा हमारी इंडस्ट्री 650 से ज़्यादा टेक्सटाइल है सर, जो 2/3 बंद पड़ी है। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है सर, जिन इंडस्ट्रियों में 4-5 हज़ार बंदा काम करता था उसमें इस वक्त 500-400 बंदा काम कर रहा है। लेबर बेचारी रोटी से भूखी मारी है। क्या इक़दामात क्या तजवीज़ करें? सर हम इक़दामात तजवीज़ ये करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि फ्रेंडली माहौल लाए ताजरों के साथ। सर देखें अब आपने अभी कतर की बात इन्होंने की, अब कतर का मैं उस दिन पढ़ रहा था, कतर सर मंगला डैम लेना चाहते हैं। सर आपके जितने भी इस वक्त हैं एनर्जी सोर्सेज जो आपके प्राइवेट सेक्टर में है सर, वो सबका गवर्नमेंट में मैंने मीटिंग कई अटेंड की सर, वो 1.5 रुपए का, 1.25 रुपए का यूनिट लेके गवर्नमेंट पे 18 का बेचते थे। अब भी जब मंगला कतर की पार्टी जो लेना चाहती है ना, उसकी डिमांड ये है कि हम लेते हैं लेकिन हम आपसे लेंगे 1.5 रुपए का यूनिट और देंगे 22 रुपए का। देखें ये चीज़ें जो कंट्रोल करें आप मुल्क में अपने, देखें लोगों को सहूलियात दें। आपके पास सोलर सिस्टम है, आपके ब्लेंड माइंड है, आप सोलर सिस्टम पे जाएं, लोगों को सहूलियात दें। यहाँ पे मुल्क की भी ये बदनसीबी है सर, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनती है, दुनिया में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है, हमारे मुल्क में शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। हम देखें इसमें हम नहीं कहते, हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, 4 मौसम है सर, आप देखें टॉप पे बैठे हुए प्रोडक्शन में। आपके फूड दुनिया में 3 से 4 मुल्क में आते हैं, दूध आपका है, गोश्त आपका है,
मसला सर ये है कि सिस्टम गलत है। नहीं, मसला ये भी तो है ना कि पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं देना चाहता। नहीं, हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऊपर वाला 10% जो तबका है वो टैक्स देता है और गरीबों को रिलीफ दिया जाता है, लोअर मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन को रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तान में निज़ाम उल्टा है। पाकिस्तान में गरीब टैक्स देता है और उसके टैक्स के ऊपर अशराफिया पलती है। सर बात यह है कि इस मुल्क में देखें 26-27 लाख बंदा टोटल नेटवर्क में है टैक्स के, जिनमें ज्यादा से ज्यादा मुलाजम है। सर इसमें वही बंदा टैक्स दे जो फंस जाता है। आप इस्लामाबाद में देख ले कितने कितने बड़े घर है सर, 4-4, 5-5 लाख रुपए किराए पे लगे, पे 20-25 लाख पे लगे, कोई टैक्स देता है? जी बलोच साहब, आप पूरे पाकिस्तान के ताजरों के नुमाइंदा हैं, बल्कि तवील अरसे से। पाकिस्तान में जो टैक्स रेवेन्यू है आप जानते हैं, और टैक्स टू जीडीपी रेशो 10%, 11% बामुश्किल 11% कहा जाता है, एक्चुअली 10% है, 9% भी रही है, हालांकि 20% होनी चाहिए। ये 25 करोड़ का मुल्क है, मतलब लोग कमा रहे हैं, टैक्स नहीं देते। देखिए टैक्स की बात तो हम बाद में कर लेते हैं, पहले सिस्टम को ठीक करना होगा। देखिए आज तक हम सिस्टम को ठीक नहीं कर सकें। जैसे शिराजी साहब ने बात की गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करेंगे, अब्दुर्रहमान साहब ने बात की कि हम टैक्स तो देना चाहते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए कि सिस्टम ये जो चोरी सर ये चोरी हो जाता है ना जो टैक्स हमारा, उधर प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, शौकत अजीज़ साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो शुरू में एक सर्वे शुरू किया गया, आपको भी पता है 17 दिन पाकिस्तान बंद रहा। आखिर उन्होंने बात को समझ लिया हमारी, हम कहते थे महकमा को हमसे दूर कर दें, आपको टैक्स ज़्यादा आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, हमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी और इधर पीटीवी पे मेरे साथ बैठकर अगले साल उन्होंने कहा 3 गुना ज़्यादा टैक्स आया है। उन्होंने महकमे की इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। कोई बंदा, कोई महकमे का आदमी किसी की प्रेमिसेस पे नहीं जाता था। हमने कहा कि जो हम दे रहे हैं ना उससे 10% बढ़ा के देंगे। आप यकीन करें इस वक्त जो हालात हैं, ये जो POS की बात कर रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग जेबें भर रहे हैं। और भाई करना ये चाहिए। आते साथ मेरी गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ साहब आएँ, ये जो भी हुकूमत बनेगी, मेरी उनसे गुजारिश है सबसे पहले अखराजात में कमी करें। हुकूमती अखराजात जो हैं उनमें देखिए वो घर नहीं चल सकता, ये मुआशी असूल भी है, वो घर नहीं चल सकता जिसके अखराजात ज़्यादा हों और आमदन कम हो। मुल्क इस वक्त कितनी मुश्किल में, यकीन करें सिवाय करियाना स्टोर के और मेडिकल स्टोर के कोई ख़रीदारी नहीं हो रही है, लोगों में सकत ही नहीं है ख़रीदने की। तो हम अखराजात पहले आते साथ अखराजात में कमी करें। जैसे ने सोलर की बात की, तमाम सरकारी इदारों में, तमाम सरकारी दफातर के ऊपर सोलर सिस्टम लगना चाहिए। ये जब लग जाएगा तो कमी आ जाएगी खराजात में। मज़ीद जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इनको खड़ा करें। देखिए सस्ते कपड़े पहने खुदा के लिए, हम कमज़ोर मुल्क, हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 1500 रुपये का सूट पहन के बैठा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे अजमल बलोच नहीं कहेंगे। यही मेरी गुजारिश हुक्मरानों से भी है कि वो महंगे सूट ना पहना करें, महंगी गाड़ियाँ ना इस्तेमाल करें, छोटी छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, मुल्क में अखराजात को कम करें, फिर आमदन के ज़रिए बढ़ाएं। ताजरों के साथ बैठें, सनतकारों के साथ बैठें, किसानों के साथ बैठें। ये 3 ही तबके हमारे। और सरकारी, कहा जाता है कि सरकारी लोग टैक्स देते हैं, वो किधर से टैक्स देते हैं? उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो इसी टैक्स से दी जाती है। अगर उसमें से वो कटवा लेते हैं, कोई 10,000 कटवाता है तो 5 लाख की फैसिलिटियाँ ले लेता है। तो गुजारिश ये है जो टैक्स देने वाला तबका है ना, निज़ाम को सेट करें। निज़ाम में करप्शन है, जब तक आप करप्शन को दूर नहीं करेंगे ना सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हम इस इकनॉमिक चैलेंजेस की वजह से बिलाशुबा कंज्यूमर पावर मुतासर हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ, एक बार 350 के करीब चला गया, तो उसके बावजूद ट्रैफिक काउंट कम नहीं हुआ। तो ये इस हवाले से जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म का कारोबार। एक सेक्टर अगर मुतासर होता है तो दूसरा सेक्टर अप हो जाता है। तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान दुनिया में इस हवाले से बड़ा यूनिक मुल्क है कि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है एक तरह से, और वो जो एक ब्लैक इकॉनमी है ना, वही आपको अपना सारा ये असर दिखा रही होती है कि अगरचे इन्फ्लेशन फिगर्स कहाँ आज मुल्क के सबसे बुलंद तरीन सतह पे खड़े हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि जो इस वक्त कसाद बाज़ारी अपने अरूज पे हो, गोया कि मार्केट्स वीरान पड़ी हों, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ औक़ात आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स शॉर्ट मिलती हैं, गोया कि
अवेलेबल मार्केट पे नहीं होती, तो गोया कि लोगों की परचेजिंग के ऊपर उस अंदाज में असर नहीं पड़ा। यकीनी तौर पे शायद उसकी क्वांटिटी कम हो गई हो, लेकिन ख़रीदारी वैसे हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई बिल्कुल आप कहें कि बिज़नेस बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, माल आ रहा है जी, आपके मार्केट पास में। मैं वापस आता हूं। आदिल नवाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल नवाज भट्टी साहब, आप बात हो रही थी कि नई हुकूमत को मुआशी बहाली के लिए क्या करना होगा, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और उनको क्या राइट स्टेप लेने होंगे, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिकली ये ना कि रियलाइजेशन है कि नहीं है, तो ये हमें लास्ट जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है और आर्मी चीफ ने जब से ये चार्ज दिया है, उस वक्त हम देख रहे हैं कि कम से कम रियलाइजेशन मौजूद है। SIFC का जो क्याम अमल में लाया गया और उसके तहत जो भी एक्शंस लिए गए हैं, तो ये मतलब अब जो मेन जो हम है कि कम से कम कंटिन्यूटी जो है ना उसको इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा ऑलरेडी हम जो 70% जो है GDP का उसके डेट के ऊपर जा रहे हैं और $19 बिलियन जो है हमने इस साल में अदा करना है। फिस्कल डेफिसिट हमारा कितने अदा 5,600 करने अरब पे हैं? जा रहा है। 70% हमारा जो है वो टोटल डेट हम GDP का 70% ऑलरेडी ले चुके हैं। जो इंटरनेशनल लिमिट है वो 60% है। 60% से 10% हम ऊपर जा चुके हैं डेट के ऊपर। $19 बिलियन हमने इस साल पे करना है, $19 बिलियन। और फिस्कल जो डेफिसिट हमारा जो करंट का सारा जी, जा रहा है इस वक्त 5,600 अरब पे, जिसकी एक्सपेक्टेशन आ रही है कि 6,000 अरब पे चला जाएगा। ऊपर से जो हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बोझ हमारे सर पे मौजूद है। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी हमारी कहाँ, तो ये सारे चैलेंजेस जब गवर्नमेंट के सामने मौजूद हैं, तो जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, हमारा ये काम बनता है कि हम जितना पॉजिटिव इस टाइम इनपुट अपना दे सकते हैं वो दें, ताकि जो मईशत का पहिया है जो रुका हुआ है वो चल सके। उसके लिए बुनियादी ज़रूरत जो हमने जाना है, जो देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम देखें ना वैल्यू एडिशन की तरफ हमारी क्या तवज्जो है। अभी इस वीक रनिंग वीक के अंदर जो हमने देखा है कि $200 मिलियन एक सिंबॉलिक किस्म का एग्रीमेंट किया है USA की कंपनी ने पाकिस्तान के साथ, जो हमारे साल्ट को जो है वैल्यू एडिशन करके और दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। अब जब $200 मिलियन का वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो इससे कम से कम भी मुताद अंदाजे के मुताबिक $2 बिलियन जो है वो उसका रेवेन्यू वो कम से कम वहां से निकालेंगे। तो अब इस तरह की चीज़ों में वैल्यू एडिशन की तरह हम नहीं। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो IT डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बन गया इस साल। तो जी, अल्लाह का करम है कि ठीक है, नेगेटिव अशारी अपनी जगह मौजूद है, चैलेंजेस मौजूद है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव्स मार्केट में आ रही हैं जो हम देख रहे हैं, सिनेरियो इंडस्ट्रीज के अंदर देख रहे हैं। अभी देखें, हमारा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ। ईरान पाकिस्तान की जब टेंशन क्रिएट हुई तो पूरी दुनिया पर लजा तारी हो गया कि ये दो कौन से ममालिक आमने सामने आके खड़े हो गए। लेकिन जब वो बैठे, उन्होंने आपस में रिजॉल्व की तरफ गए, तो अब अल्लाह का करम है कि CPEC की तरफ से हमारी डेवलपमेंट्स कितनी अच्छी आई हैं। पिछले 4 से 5 माह के दौरान पाकिस्तान $60 बिलियन के एग्रीमेंट में गया, जिसके GCC के तकरीबन 30 से 40 बिलियन के GCC से एग्रीमेंट हुए हैं हमारे। जी, तो कहने का ये मकसद है कि नेगेटिविटीज अपनी जगह मौजूद है, पाकिस्तान के पोटेंशियल्स को हमने जो है वो हाईलाइट करना है। देखें, पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट पूरा हमारा 800 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। हमारा CPEC कॉरिडोर जितने खाली पड़े हैं उनके ऊपर हमारे पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हमें देखें, दुनिया के अंदर जो है सिटीज जो हैं वो एज ए इकोनॉमिक इंजन काम कर रही हैं। उनकी जो सिटीज हैं वो पैसा जनरेट कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये एक जो यूनियन कौंसिल है, एक यूनियन कौंसिल का बजट जो सालाना जो बजट है, एवरेज बजट पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपया बनता है। अब अगर इसको 5 साल के और बाद जगहों पे 20 से 25 करोड़ भी है जो थोड़े से अर्बन एरिया के साथ अटैच यूनियन कौंसिल्स हैं। अब अगर इसके 5 साल के ऊपर जाएं तो ये 1 अरब रुपया बनता है। अब यूनियन कौंसिल अगर 1 अरब 5 साल का वो उसके ऊपर लगे, देखना प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें इसको बहुत ज्यादा मैक्रो सतह पे जाके इसको देखना पड़ेगा कि हमने प्राइवेटाइज क्या कुछ करना है। हमने इसमें हम अपनी सिटीज तक को जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर काम कर सकते हैं, जी। हम अच्छा, अपनी भट्टी यूनियन साहब, कौंसिल्स के अंदर काम भट्टी कर साहब, सकते यूं हैं। है कि प्राइम मिनिस्टर जिनका ऐलान किया गया है, शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा था कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और तमाम तर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि नई हुकूमत को मार्च के बाद नए प्रोग्राम के लिए IMF से बात करनी पड़ेगी। तो आप इस वाले से थोड़ा सा रोशनी डालें कि नए प्रोग्राम में क्या क्या मजीद सख्त फैसले मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, या फिर आवाम को रिलीफ कब तक मिलेगा?
देखें इस वक्त जो है ना रिलीफ की तरफ तो हम तो जकड़े गए ना। जो पिछला हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर भी हमने लिख के दिया कि हम अभी फौरी तौर पे ना किसी एमनेस्टी की तरफ जाएंगे ना हम किसी रिलीफ की तरफ जाएंगे। और अभी जो कमिंग जो प्रोग्राम जो अभी तो ये प्रोग्राम तो हमारा पूरा हो चुका है और मैंने आपको बताया कि 19 बिलियन डॉलर हमने इस साल में अदा करना है, जिसमें से 12 अरब डॉलर की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, जो रीस्केड्यूल के लिए बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 7 अरब डॉलर हमने वो भी अदा करना है और हमने पूरी इकॉनमी का पहिया भी चलाना है। तो हमें तो जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास सेकंड पैकेज के लिए, लेकिन अब देखना यह ना कि हमारे अब इसी चीज पे हम फोकस करके रखेंगे। अगर आईएमएफ के पीछे ही हम भागते रहेंगे, पहले हम 1.5 साल पूरा आईएमएफ के पीछे भागते रहे जिसके अंदर हमने अपने मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन और महंगाई का जो तूफान आया, तो हम क्यों नहीं अपने जराये के ऊपर भरोसा कर रहे? हमारे अपने जराये मौजूद है। देखें मैंने आपको चंद जगह बताई हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया सी पैक कोस्टल बेल्ट का बताया, हमारे रिंग रोड्स बन रहे हैं, इनके ऊपर प्रोजेक्ट हम ला सकते हैं। हमारे पास एक एक प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिजिबिलिटीज मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज के अंदर पेश की गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अब मसला यह है कि हम उसमें कौन से सेक्टर्स लेकर गए हैं। अभी इस वीक में सऊदीया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है जो जिसके अंदर उन्होंने तामीरात के शोबे को भी शामिल किया। देखें ना हमारे मुल्क के अंदर अब ओवरसीज पाकिस्तानी जितना बाहर बैठा है 27 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान जब भेजता है सालाना, अब ये पाकिस्तानी रुपीस में 8-9 हज़ार अरब रुपया बनता है, जिसकी कैलकुलेशन अगर जब इन्होंने दोबारा बैठ के किया पता लगा कि ये 12 से 13 हज़ार अरब तक थोड़े से इंसेंटिव दे के हम इसको लेके जा सकते हैं ओवरसीज रेमिटेंस को। अब देखें ना ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी पैसा भेज रहा है वो पाकिस्तान में कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। अब देखें ना बाहर बैठ के तो वो यहाँ पे भट्टी साहब हम ओवरसीज पाकिस्तानी पर बात करते हैं। अभी हम टैक्स नेट के वाले से बात कर रहे थे। बलोच साहब, ताजर तबका जो है पाकिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा ताजर हैं। ये आपने पहले भी बात की, फिर क्वेश्चन वहीं घूम फिर कर आ जाता है। बहुत सारी हुकूमतों ने बात की, बहुत सारे एहतजाज हो चुके हैं, शटर डाउन हड़तालें भी हो चुकी हैं। आखिर ये मसला कैसे हल होगा? पाकिस्तान का ताजर टैक्स नेट में क्यों नहीं आना चाहता? ये नहीं है कि उससे कोई ये चाहता है कि वो जो कुछ भी कमा रहा है वो सब का सब गवर्नमेंट को दे दे, लेकिन एक ख़ास हद तक अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड भी करवाए और गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों नहीं देता है? असल में ये जो पॉइंट है ना, आज तक ये किसी ने इस पे बात इस तरह से नहीं की है कि आखिर इदारा क्यों नाकाम रहा है, इदारा क्यों नहीं लोगों को टैक्स नेट में लाया। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा टैक्स नेट में कैसे लाए? सुने मैं पूरे पाकिस्तान के जो 20 से 25 लाख ताजर हैं वो शटर डाउन हड़ताल कर देते हैं, वो अगर सड़कें बंद कर देते हैं। इस बात पे हमने कभी भी शटर डाउन नहीं किया। हम जिस बात पे झगड़ा शुरू से कर रहे हैं वो ये है कि हमें ये बाबू बनाना चाहते हैं। हम बाबू बन नहीं सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इदारा कहता है कि सेल टैक्स इंपोर्टर के पास और मैन्युफैक्चरर के पास चोरी हो रहा है, और भाई उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, ताजर तो नहीं है। ये कहते हैं आपको रजिस्टर्ड करना है सेल टैक्स में उस चोर तक पहुँचने के लिए। ओ भाई खुदा के बंदो, ये तो पुलिस थाने वाला काम हो गया कि तू बंदा पकड़वा दे, तेरा नाम सी गराज में रखा जाएगा। बात ये है नहीं सुनिए, इसी बात का फायदा ताजर उठाता है कि क्योंकि सप्लाई साइड पर ही जाना चाहता है। इनकम टैक्स में सुने, इनकम टैक्स में सभी लोग इनकम साइड पर तो बिलाशुबा रजिस्टर्ड हैं, और जिन लोगों को ये नहीं कर रहे इनकम साइड के ऊपर टैक्स, एक सेकंड की बात सुन, एक सेकंड, सप्लाई साइड ही रहती है, एक सेकंड आप रोकते हैं सर। एक सेकंड की बात कि जो ताजर है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है वो सब हैं। बात कहाँ पे रुक जाती है इनकी कि उन लोगों को ये टैक्स नेट में नहीं लाते जो 6 लाख की आमदन से कम है। अगर उनको नेट में लाएं तो इनको रिफंड देना पड़ता है। उनका हर ताजर जो नेट में इसमें 6 लाख की आमदन वाला नहीं है 70-80 हज़ार रुपया साल का टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट उससे ले रहे हैं। उसको रजिस्टर्ड करते ही नहीं है, उसको इसमें लाते ही नहीं है कि अगर हम लाएंगे तो उसको रिफंड देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम बाबू नहीं बन सकते भाई। अब आप हमें बाबू बनाते हैं तो हमें बाबू रखना पड़ता है। लेकिन फिक्स टैक्स भी तो नहीं देते ना सर। फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार है, आए ना दें फिक्स। कई बार ये बातें हुई सर, कानून बना है, सुने कानून बना है। हाँ। पिछली हुकूमत में कानून बना है फिक्स टैक्स का, इस्लामाबाद के लिए हमने इधर से शुरू किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया है। अगर कर हुकूमत ने नहीं किया है। उस वक़्त की हुकूमत में जब असद उमर साहब थे उन्होंने ये कानून बनाया जी। फिर जब शेख साहब आ गए, शेख साहब ने वो फाइल नीचे रख दी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, IMF नहीं मानता है फिक्स टैक्स, IMF नहीं मानता है। और भाई बात ये है कि हमें देखें पाकिस्तान में लिटरेसी रेट नहीं है, सच्ची बात है। ताजरों में जो जिसको दुकान खोल के देते हैं ना वो स्कूल नहीं जाता है तब वो दुकान खोलता है। अब बात यह है कि वो
उसको आप कहते हैं कि वो बाबू बने, आपका बाबू के लिए हमें 5-6 लाख रुपए महीने के खर्च करने पड़ते हैं साल के, तो हम नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट चोर को पकड़ें, इदारा किसके लिए काम कर रहा है? और मैं नहीं कहता हूँ, हुकूमतें कहती हैं कि एफबीआर में टैक्स सारा चोरी हो जाता है। और भाई बात यह कि सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? अब पीएस लगाने वाला भी जो है वो चोरी सिखाता है। नाज़रीन, इसमें शुबा नहीं कि जो भी टैक्स चोरी करता है उसके साथ किसी किस्म की रूरियत नहीं होनी चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अभी हमारे पैनलिस्ट आदिल नवाज भट्टी साहब भी जिक्र कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानीज का। तो इस वाले से अगर देखा जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानीज तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, अपने प्यारों से दूर रहते हैं, वतन से दूर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन वो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि उनके रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। साल के 28 से 29 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में तरसीलात ज़र आती हैं। लेकिन नाज़रीन, वो तरसीलात ज़र इस तरह की होती हैं कि नंबर एक, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जिनकी फैमिलीज इधर हैं या फैमिली अपनी वहाँ पर साथ है उनके, लेकिन वालदैन इधर हैं, भाई बहन इधर हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से पैसा भेजते हैं, वो पैसा डॉलरों में या गैर मुल्की करेंसी में पाकिस्तान में आता है तो ज़रा मुबादला के ज़खायर में ऐड होता है। दूसरे नंबर के ऊपर लोग किसी हद तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो रियल स्टेट के शोबे में होती है, प्रोडक्शन के शोबे में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और तीसरा तो खैर वो जो कि है एक फेक किस्म के रेमिटेंसेज हैं कि हुंडी हवाला के ज़रिए पैसा यहाँ से बाहर भिजवाया जाए और फिर टैक्स बचाने के लिए इस तरह से। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर अपनी बचत करता है, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है जिस मुल्क में रहता है, वो पाकिस्तान में नहीं करता, क्योंकि उसको ख़तरा होता है कि पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट शायद डूब ना जाए। जैसे वो कोई प्लाट या ज़मीन या शॉप ख़रीदता है, इस तरह रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर कब्ज़े का ख़तरा उसको रहता है। तो गवर्नमेंट को अगर इसके ऊपर सोचे, नई आने वाली हुकूमत ख़ास तौर पर, कि वो अगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं, तजिया करूँगा कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, तो ये जो रेमिटेंसेज 28-29 अरब डॉलर हैं, ये 50 अरब डॉलर से साल में बढ़ जाएंगे। तो हम इस वाले से शिराजी साहब, ये क्यों नज़रअंदाज करती हैं पाकिस्तान की हुकूमतें? माजी में ऐसा होता आया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज, हम IMF के पास हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास, ADB के पास जाते हैं और वो हमारे राना सनाउल्लाह के कहने के मुताबिक नाक से लकीरें निकालनी पड़ती है हमें। ये हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनकी इन्वेस्टमेंट को, तो ये IMF के पास शायद हमें जाना ही ना पड़े। बिल्कुल, खैर ये तो है, मेरा ख्याल में एतमाद का एक फुकदान है, उसकी वजह से सब कुछ ये हो रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं। आपने हवाला हुंडी का जिक्र किया, तो जब आप बैंक रेट में और हवाला हुंडी के अंदर इतने प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंस होगा तो लोग फिर वो जो गैर कानूनी तरीका उसको अपनाते हैं। और फिर जो आपने बात की कि इस मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सिर्फ एक ही सेक्टर रह गया है, रियल स्टेट का, गोया कि उनके लिए कोई और विंडोज़ आपने ओपन की ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि अगर कोई और विंडोज़ आप ओपन करेंगे, फिर ये है कि रेटिविज़म को ख़त्म करेंगे। कोई यहाँ पे कोई आता भी है, सरमायाकारी करना भी चाहता है, तो इतनी ज़्यादा हर्डल्स हैं, इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं कि बाज़ औक़ात लोग मायूस हो के चले जाते हैं। फिर उनके साथ जो यहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं, इस मुल्क की अदालतें भी फौरी तौर पर लोगों को इंसाफ नहीं दे पाती। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक डिफ़िकल्ट पज़ल है जिसको हल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगेन, अब ऐसे FC के तरह के फोरम्स बना तो दिए गए हैं जिनका बुनियादी मकसद है कि आपने वन विंडो के ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट करना है। लेकिन एक तो ये है कि ऐसे फोरम्स की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, इन फोरम को डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। गोया कि अगर किसी एक रजीम में कायम हुए हैं तो उसकी ओनरशिप आने वाली हुकूमत को भी वैसे लेनी चाहिए कि जो पहली हुकूमत ले रही थी। क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है राना साहब कि कोई भी अच्छा मंसूबा किसी एक हुकूमत के दौर में अगर शुरू होता भी है तो दूसरी हुकूमत उसको इसलिए बंद कर देती है क्योंकि साबिक हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। तो जब आप इस तरह के ये तो सबसे बड़ा मसला है, पॉलिसियों का तसलसल नहीं बहुत है, ज़रूरी होता है। तो ये अगर नहीं करेंगे
तो उसके नतीजे में आप कहें कि लोग आंखें बंद करके आपके ऊपर यहाँ पे सरमायाकारी करें, फिर जाहिर सी बात है जो इनपुट कॉस्ट है उसको आपने दुनिया के हिसाब से वैसे ही करना है जैसे पूरी दुनिया में है। इंसेंटिवाइज किया जाता है जो यहाँ पे आके कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, क्या आप उसको एनर्जी सस्ती फराहम कर रहे हैं, क्या उसको बाकी जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता फराहम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो कौन आके यहाँ पे एक महंगी प्रोडक्ट पैदा करके दुनिया में बेच पाएगा, नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारी इकॉनमी की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत सारी जो शुरू में बात हो रही थी कि अपने अखराजात को कम करें, जितना आप कमाते हैं आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपने इंतहाई मंशूर में ये रखा है, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद कम अज़ कम 17 वजारतें ऐसी हैं कि जिनको अब मरकज़ में नहीं होना चाहिए, वो सूबों के सब्जेक्ट हैं। तो क्यों यहाँ तक आज पड़ी हुई हैं जिनको आप 300 से लेकर 600 अरब सालाना खर्च करते हैं फॉर नथिंग। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद राना साहब आप सूबों को क्या अजला को भी इख्तियार हासिल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। हम तो दुनिया में जाते हैं तो छोटे छोटे सिटीज़ भी जाके दुनिया से इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं। वजह ये कि आप जो टैक्स कलेक्शन होती है इंतज़ार करें कि वहाँ से डिविजिबल पूल से पैसे आएंगे फिर आप उनको खर्च करेंगे। खर्च करना ज़रूर ठीक है, लेकिन अब कमाने का ज़रिया भी कोई और तलाश करें। अपने सूबों के अंदर जहाँ जहाँ पोटेंशल है इन्वेस्टमेंट का, दुनिया भर में इस मुल्क के वज़राए आला जाएँ और जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके लाएँ। ये जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। फिर टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, निगरान हुकूमत ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव काम किया है इसके ऊपर कि इस इदारे को ठीक कैसे करना है ताकि जो लीकेजेस हैं एक तो उनको बंद किया जा सके, दूसरा टैक्स के निज़ाम को इतना सहल कर दिया जाए जो टैक्स जो ताजर देना चाहता है वो खौफज़दा ना हो कि जब वो टैक्स नेट में आएगा तो उसके ऊपर आप इतने टैक्स लगाएंगे कि वो परेशान हो जाएगा, वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाएगा, वो भागेगा निज़ाम से। तो निज़ाम को सहल करें, लोगों का एतमाद उसके ऊपर आए और उसके अंदर जाहिर सी बात रैशनल के साथ चले। तो ऐसा ना हो कि आप इलॉजिकल वे में लेके चलें चीज़ों को। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं। खुदा का वास्ते दुनिया के अंदर ऐसा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से कोई भी इकॉनमी नहीं चला करती। मिर्जा साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो बात हो रही है कि क्या ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में डिवाइस किया जा सकता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि कोई $50 की या 50 पाउंड की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या वो 5 मिलियन की करना चाहता है, वो पाकिस्तान में करे, उसका मुनाफा इंश्योर हो। हम गैर मुल्की कंपनियों को रेट ऑफ रिटर्न इंश्योर करते हैं कि नहीं करते? तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत अपने पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको रेट ऑफ रिटर्न इंश्योर करके, उनकी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करके, गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट डूब गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए बैंक के पास जाने की बजाय आप ओवरसीज पाकिस्तानी को उससे इन्वेस्टमेंट लें? ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में बन सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त आके बेसिक बात यह बुनियादी कि हमारे मुल्क में जिस वक्त सियासी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी जो पूरे 5 साल करे, जिस पे आवाम का एतमाद हो, और फिर जो ओवरसीज इन्वेस्टर बैठा होता है ना पाकिस्तानी, वो बेचारा बड़ी मेहनत से वहाँ पैसे कमाता है, उसका दिल करता है अपने मुल्क में जाके किसी अदारे में पैसे लगाऊं। लेकिन जब वो देखता है यार पाकिस्तान में ही आए हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कोई नहीं, शॉर्ट टर्म है। जो बंदा जैसे शिराजी साहब ने कहा, बलोच साहब ने कहा कि जो लोग आते हैं अपने साथ अपने मंसूबे लाते हैं और जब जाते हैं अपने साथ वापस लेकर चले जाते हैं, और यही होता है कि वही लोग पसंद। आप देखें साबका दौर में जो गुजरे हैं काफ़ी अच्छे पर लोग खुशहाल भी होने शुरू हो गए। शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में सर इतना बड़ा सारा एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। मैं आज तक महबूब लाख साहब के बाद शौकत अजीज़ साहब ने कहा था कि बैंकों का काम है आवाम को फैसिलिटेट करना। सर उन्होंने आते सर तमाम बैंकों से कहा कि भाई आप जो है कंज्यूमर गुड जो है ना वो लोगों को दें। आप यकीन करें उससे ये हुआ जो गरीब आदमी जो माली जो चपरासी जो फ्रिज नहीं ले सकता था, अपनी तनख्वाह से उसने थोड़ी थोड़ी काट के फ्रिज बैंक ने दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से बात चल रही थी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के रेमिटेंसेज आते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कम आती है, या आती है तो रियल स्टेट के शोबे में आती है।
प्रोडक्शन के शोबे में, सर्विसेज सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आ रही है। गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अपने पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि हम IFIs हूँ या ममालिक हूँ या इन्वेस्टर कंपनियां हूँ जिनके साथ जिनकी शराइत हम मानकर इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इन अपने पाकिस्तानियों को किस तरह तरगीब दी जा सकती है? ये देखें, इसके लिए ना कोई हमारी दो ताई अक्सरियत की जरूरत नहीं है, कोई मजबूत, कोई हम कहें कि बहुत बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी जो ये काम करेगी। बुनियादी नीयत के काम है जो बिल्कुल मतलब ऑर्डिनेंस लेवल के हो सकते हैं कि लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं है, सासी का कोई लॉ मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से लॉ मौजूद नहीं है, बैंकरप्सी के हवाले से प्रॉपर लॉ मौजूद नहीं है। देखें UAE की अगर हम मिसाल दें ना, दुनिया के जो ममालिक जिन्होंने तरक्की की है उनको ज़रा हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। उन्होंने एक रेरा का एक्ट वहाँ पे जब से इंट्रोड्यूस करवाया, UAE के अंदर भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबी हैं। अब जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, देखें पिछले चंद सालों से ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान पैसा भेज रहे थे, अब वो UAE पैसा भेज रहे हैं, टर्की भेज रहे हैं, यूनान में भेज रहे हैं। अब वो ममालिक जितने भी हैं वो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स उनको ऑफर कर रहे हैं, कोई उनको रेजिडेंसी ऑफर कर रहे हैं, कोई गोल्डन वीजा ऑफर कर रहे हैं। वो सारा पैसा वहां पे क्यों जा रहा है कि वहां पे सिस्टम रेगुलाइज हो चुका है, वहां पे लॉ बन चुके हैं, लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, लॉ ऑफ बैंकरप्सी, लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये रेगुलराइज हम नहीं कर रहे। देखें रेरा का एक्ट हमारा एक कैपिटल के लिए, इस्लामाबाद के लिए, सिर्फ इस्लामाबाद सिटी के लिए 2020 में असेंबली में मंजूर हुआ था। आज 2024 आ गया, अभी तक उसको असेंबली की फाइलों से निकाल के इस्लामाबाद की हद तक भी नाफज नहीं किया गया। क्यों? कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। इसके लिए ज़रा उनको जान खपानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सारा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें रेगुलाइज होंगी। अगर पूरे पाकिस्तान को जो है वो रेरा का एक्ट जो UAE का मॉडल है सेम अगर ला के जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसको थोड़ी सी चेंजेस करके ये 1 से 2 महीने के अंदर काम हो सकता है। हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये प्रपोजल जमा करवाया, हमने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में प्रपोजल जमा करवाया कि जो रेरा का एक्ट है उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। $60 बिलियन पर ईयर पे लेके जा सकते हैं। हमारा ओवरसीज पाकिस्तान पैसा इस वजह से नहीं भेज पा रहा, जो हम कह रहे हैं ना कि पैसे लोगों के पास जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, डेवलपमेंट में लगे हैं, बिल्डर्स के साथ लगे हैं। अब जब वो बिल्डर्स फंस जाते हैं, इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम चल रही है, इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हाई चल रहे हैं, जब गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई ऑफर करती है, तो जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उन कंपनीज को भी हैवी इंटरेस्ट के ऊपर फंड उठाने पड़ते हैं मार्केट में काम करने के लिए। वो आगे से उस तरीके से आउटपुट फिर दे नहीं पाते, उनके प्रोजेक्ट्स बंद पड़ते हैं। जब वो बंद होते हैं तो अरबों रुपया लोगों का डूबता है, उसको बाहर निकलने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जिसके लिए रेरा के एक्ट पे मैं बात कर रहा हूं कि उसको अगर ला के हम इंप्लीमेंट करवाएं, पाकिस्तान का सारा सिस्टम रिवाइज हो सकता है। ये जो हम चंद अरब डॉलर के लिए अगयार के आगे झुक रहे हैं, बार बार जाके भीख मांग रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, मैंने आपको कितने पोटेंशियल एरियाज बताए हैं, उनके ऊपर बाकायदा फिजिबिलिटीज मौजूद हैं। हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा उसने हम पे ट्रस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहता। ट्रस्ट करते हैं। बट साहब, ओवरसीज के इस एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के वजह से हम एक प्रोग्राम स्पेशल करेंगे। बलोच साहब, अभी नई हुकूमत आएगी, फिर बजट भी सर पर होगा, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत को स्टैक बजट के लिए, आइंदा माली साल के बजट के लिए स्टैक होल्डर्स को किस तरीके से एतमाद में लेना चाहिए ताकि मईशत की बहाली का अमल जल्द शुरू हो, और जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, पाकिस्तान के अवाम, उनकी तकालीफ थोड़ी कम हो और उनको रिलीफ मिल सके? आप इस वाले से क्या तजवीज़ करेंगे? एक तो मैं ओवरसीज़ के हवाले से हमारे जो एम्बेसडर हैं ना बाहर दुनिया में, उनको चाहिए कि वो कोई काम करके वहाँ पे दिखाएं। देखिए, उनका काम है कि वो हर जगह पे जाएं, पूरे मुल्कों में फिरें, वो सिर्फ अपने दफ्तर में न बैठें। पाकिस्तानियों को भी यकीन दिलानी है, इस तरीके से कराएं कि इधर इन्वेस्टमेंट जो करें वो उनके थ्रू करें ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो, डूब ना जाए। कोई ऐसा तरीका गवर्नमेंट निकाले इसके लिए। जो बात अभी आपने की मुझसे कि ये कैसे ठीक हो सकता है, देखें, करप्शन को ख़त्म करना होगा और सनतकार को, दुकानदार को और इसको ज़मींदार को एतमाद देना होगा, इनको बिठाना होगा। बहुत सारा कुछ देखें, हमारी पैदावार रिकॉर्ड पे जाएगी तो हम खुशहाल होंगे, चाहे वो सनतकार करे या ज़मींदार करे। फिर दुकानदार जब उसको बेचेगा, सस्ती चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट को ये काम भी कुछ करना चाहिए कि देखें, पेट्रोल डॉलर ऊपर जाता है तो हमारी वो सारी चीज़ें महंगी हो। पेट्रोल ऊपर जाता है तो फिर यही टमाटर पहले 50 रुपए किलो मिल रहा होता है, जब ये सिंध से आता है तो 150 रुपये हो जाता है, बलूचिस्तान से दूर से जब हम मंगवाते हैं। हमारी प्लानिंग कोई नहीं है, यकीन करें, किसी जगह पे भी प्लानिंग नहीं है। ये DC लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए।
इन पे कंट्रोल करने के, लेकिन कहीं भी प्लानिंग नहीं है। और हमारा इदारा तो कोई भी मुनाफा बख्श नहीं है, 500-600 अरब रुपए के खसारे में। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, और भाई हम खुद क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? हमें सबको एतमाद दे के खुद ठीक करना चाहिए, हमें बेचना नहीं चाहिए। वक्त की कमी है। सिराज साहब, घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं कि पाकिस्तान की मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि मुसलसल चला आ रहा है, कब तक इसको बर्दाश्त कर सकती है? आपने देखा होगा कि पीडीएम की हुकूमत के दौरान अगर हमने बाइकर्स को सस्ता पेट्रोल देना चाहे तो आईएमएफ ने हमें कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप अगर अपनी फाइनेंशियल अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह की सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, वरना तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि आपको अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा और इंडिजिनस डिसीजंस के रिसोर्स की तरफ, जनरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ख़ुद वसाइल आप पैदा करें और फिर उसके बाद उनको खर्च करें। अगर इसी डगर पे चलती रही सियासत और मईशत तो पाकिस्तान आगे हरगिज़ नहीं बढ़ सकता। तो मेरे ख्याल में अब आपके पास वक्त है, बैठें आपस में, एक कॉन्सेंसस डेवलप करें। बार बार सब ये कहते तो हैं कि मिसाक मईशत होना चाहिए, अब ये वक्त है कि तमाम सियासी जमातें मिसाक मईशत करें और निज़ाम के अंदर जितनी खराबियाँ हैं ना राना साहब, अब उनको दूर करने का वक्त आ गया है। अब सरफ नज़र ना करें, छोटे ताजरों पर इसलिए टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपके वोटर हैं, या बड़ों को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आपके साथ पार्लियामान में बैठे हैं। तो सबको मेरे ख्याल में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अफराद हैं, इदारे हैं या कोई और है, तो सब अगर एक पेज पे होंगे तो इस मुल्क की मईशत, पोटेंशियल बड़ा है, बहुत पोटेंशियल इस मईशत में, लेकिन ख़राबियाँ दूर करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तो ख़राबियाँ दूर करें तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो सकता है। मिर्जा साहब, मिसाक के मईशत किस हद तक ज़रूरी है? हम कोई कमेटी बनाती है ना गवर्नमेंट, तो वो उन लोगों को उसमें रख लेती है जिनका वास्ता ही नहीं होता अपने तल्लक वालों को। जैसे इन्होंने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें देखें आप जो है मईशत दानों को रखें, कानून की कमेटी में कानून दानों को रखें, सियासी बनाए सियासतदानों को रखें। जब मईशत के लिए आपने बात बिजनेस काउंसिल बनाए तो उसमें बिजनेस मैनों को रखें। ये ना देखें कि ये मेरा तल्लक है, ये इसको रख ले। इसलिए हमारी ये गुजारिश ये है, अगर मुल्क को तरक्का करना है, शॉर्ट टर्म ख़त्म कर दे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाएँ, मुल्क में जमहूरी दौर अच्छे तरीके से लाएँ, अवामी राय का एहतमाम किया जाए, एहतराम किया जाए, इज्जत दी जाए। आप दुनिया में देखें हम कितनी तरक्की करेंगे। आदिल नवाज भट्टी साहब, नई हुकूमत के आने के बाद जो कि ऐलानात हुए हैं, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत जो मंसूबे पाइपलाइन में थे और अनफॉर्चुनेटली वो प्रोलॉन्ग हो गए, उनकी सीपैक की बहाली और ML1 और इस तरह के जो दूसरे मेगा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे, इन पर इन्वेस्टमेंट की राह किस हद तक हमवार होगी, आप क्या देखते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक हवाले से ना काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह के प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सीपैक के हवाले से जो हमारे जितने भी रूट्स थे वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें एक जो बिल्कुल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि हमारा जो कश्मीर से जो है ना, वो आज़ाद कश्मीर से वो उसको स्कर्दू को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। उससे ये होगा हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में इंटरलिंक हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हमारे बॉर्डर पर ईरान के हवाले से वो भी सारा हो रही है। तो अल्लाह का करम है कि सीपैक के हवाले से पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है। जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी जदीद तरीन और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन होने के करीब है। उसके अलावा हमारे जो ग्वादर पोर्ट्स के हवाले से जो थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे, अभी पानी के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, गैस के हवाले से अभी वहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से काफ़ी काम में जो कुछ काम अभी काफ़ी करने वाले बाकी भी है, जिस तरह रेलवे नेटवर्क के हवाले से भी काम पेंडिंग है, वहाँ पे वो करना ज़रूरी है। बाकी अभी हमारा जो एक बड़ा जो माइलस्टोन प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, जो M15, ये हमारा एक पूरा रीजन जो दरमियान से जब ये मोटरवे बनाई गई तो उस वक्त ये पूरे रीजन को बीच में से कट कर दिया गया। जिस तरह हमारा रावलपिंडी से, गुजर खान से, खारियां से लेकर वजीराबाद से आगे फिर सियालकोट और लाहौर, ये सारा आपस में कनेक्ट होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और जो रावलपिंडी रिंग रोड है, वक्त की कमी है, इसी बड़ी उम्मीद के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सिराज साहब, आपका भी आप तशरीफ़ ले आए। मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजमल बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, एक बार फिर चीनी हुकूमत ने यह साबित किया है कि चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जो कि किसी मौसम से ये दोस्ती मुतासर नहीं होती, किसी बहरान से मुतासर नहीं होती और किसी मुश्किलात से कोई तूफ़ान इसको नहीं रोक सकता है। सही कहते हैं कि समंदर से गहरी और हिमालय से
ऊंची दोस्ती है। नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगले